Good morning, students. Students, today we are going to start our new fresh unit, System of Particles and Rotational Motion. Students, हम डिस्कस करेंगे इस यूनिट के बारे में सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। हम अपनी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारी इस यूनिट के अंदर हम डिफरेंट मोशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, रिजिड बॉडी के बारे में डिस्कस करेंगे, इंटरनल एक्सटर्नल फोर्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे, और हमारा जो मोशन होता है किसी भी रिजिड बॉडी का वो किस टाइप का हो सकता है, प्योर रोटेशनल होगा, ट्रांसलेशनल होगा, दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, तो वो हम सब डिस्कस करेंगे। सेंटर ऑफ मास के बारे में डिस्कस करेंगे, तो वो सब हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं रिजिड बॉडी। स्टूडेंट्स, इस यूनिवर्स के अंदर जितना भी मैटर है वो सब एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। हमें इस बात का पता है कि एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलके पूरा का पूरा मैटर हमारा बना हुआ है। अब अगर हम बात करें किसी बॉडी की, किसी भी बॉडी की, किसी ऑब्जेक्ट की, तो उस ऑब्जेक्ट को बनाने में इनफाइनाइट पार्टिकल्स लगते हैं। तो अगर हम बात करें, एक छोटी सी बात करें, अगर मेरे पास एक गैस का सिलेंडर है तो उस गैस के सिलेंडर के अंदर जो गैस है उसके इनफाइनाइट पार्टिकल्स हैं, तो वो सारे के सारे पार्टिकल्स मिलके एक सिस्टम जनरेट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम फिलहाल बात कर रहे हैं रिजिड बॉडी की कि एक रिजिड बॉडी क्या होती है। स्टूडेंट्स, इस यूनिवर्स में एक डेफिनेट शेप और साइज़ की जो बॉडी होती है हम उसको रिजिड बॉडी कंसीडर करते हैं। जैसे एक ब्रिस्क है, कोई भी आपका ब्लॉक है, मीन्स कोई भी एक ऐसी बॉडी जिसकी एक डेफिनेट शेप और एक डेफिनेट साइज हो, हम उसको कहेंगे कि वो एक रिजिड बॉडी है। दूसरा हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे, क्योंकि हमें पता है कि रिजिड बॉडी को बनाने में इनफाइनाइट पार्टिकल्स लगते हैं, मीन्स इनफाइनाइट पार्टिकल्स ने मिलके उस रिजिड बॉडी को बनाया है। तो हम ये कहेंगे स्टूडेंट्स कि अगर मैं बाहर से उस बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूं और उसके कोई भी किन्हीं भी दो पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस है अगर वो चेंज ना हो, मीन्स वो बॉडी डिफॉर्म ना हो उस फोर्स के अगेंस्ट, तो हम कहेंगे वो एक रिजिड बॉडी है। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास एक रिजिड बॉडी है, एक ब्लॉक है, इनफाइनाइट पार्टिकल से मिलकर ये बॉडी बनी है। स्टूडेंट्स, अगर मैं इसके कोई भी दो पार्टिकल्स का, किन्हीं भी दो पार्टिकल्स का एक पेयर ले लेता हूं और मैं इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करता हूं F, और इस फोर्स के लगने के बाद अगर इन दो पार्टिकल्स के बीच के डिस्टेंस में कोई चेंज ना आए, मीन्स हमारी बॉडी उसी शेप के अंदर रहे, हमारी बॉडी डिफॉर्म ना हो, तो हम कहेंगे कि हमारी जो बॉडी है वो रिजिड बॉडी है। तो याद रखना स्टूडेंट्स, जो रिजिड बॉडी होती है वो कौन सी बॉडी होती है, एक ऐसी बॉडी जिसका एक डेफिनेट साइज होता है और डेफिनेट शेप होती है, और एक ऐसी बॉडी जिसके ऊपर जब मैं बाहर से कोई फोर्स अप्लाई करूं, कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूं, तो उस बॉडी के किन्हीं भी दो पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के अंदर कोई चेंज ना आए, तो हम कहेंगे कि हमारी बॉडी वो रिजिड बॉडी है, मीन्स हमारी बॉडी डिफॉर्म ना हो। मैंने फोर्स लगाया, ब्रिस्क के ऊपर आपने फोर्स लगाया, ब्रिस्क ने मूव करना स्टार्ट कर दिया, बट ब्रिस्क के जो पार्टिकल्स हैं, जिन पार्टिकल से मिलकर ब्रिस्क बनी है, वो ईंट बनी है, उन पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस अभी भी उतना है जितना आप फोर्स लगाने से पहले था, तो हम उस ब्रिस्क को, उस ईंट को क्या कहेंगे, वो एक रिजिड बॉडी है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज सिस्टम। अब सिस्टम क्या होता है, अभी हमने डिस्कस किया कि कोई भी जो रिजिड बॉडी होती है वो इनफाइनाइट पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। जैसे मैं ब्रिस्क के अगर टुकड़े करने स्टार्ट कर दूं तो मैं उसके इनफाइनाइट पार्ट्स कर सकता हूं। हम उस छोटे से छोटे पार्ट को उसका एक पार्टिकल कंसीडर कर सकते हैं ब्रिस्क का। सेम वे में हमारे पास कोई भी रिजिड बॉडी हो, उस रिजिड बॉडी को इनफाइनाइट पार्टिकल्स मिलके बनाते हैं। तो बात आती है सिस्टम की। अब स्टूडेंट्स, अगर मैं किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाता हूं, अब हमें पता है कि जो बॉडी है हम फोर्स बॉडी के ऊपर लगा रहे हैं, वो फोर्स बॉडी के इंडिविजुअल पार्टिकल्स के ऊपर भी लगेगा। बट अगर मैं इंडिविजुअल पार्टिकल्स की बात करूं कि भाई हमने किस पार्टिकल के ऊपर कितना फोर्स लगाया, उसके अंदर कितनी डिस्प्लेसमेंट आई, किस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हुई, उस फोर्स का उस पर्टिकुलर पार्टिकल के ऊपर क्या इफेक्ट हुआ, तो स्टूडेंट्स रिजिड बॉडी के बारे में हमें, अगर मैं एक एक पार्टिकल के बारे में डिस्कस करूंगा तो हमारे लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड, एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ जाएगी।
अगर मैं रिजिड बॉडी के ऊपर मैंने F फोर्स लगाया, अगर मैं देखता हूं कि इसके हर पार्टिकल के ऊपर ये फोर्स क्या इफेक्ट डालता है, हर पार्टिकल की वेलोसिटी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, उसकी पोजीशन के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, तो स्टूडेंट्स ये सब एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इंडिविजुअल पार्टिकल्स को स्टडी किए बिना हम उस सिस्टम को स्टडी करते हैं। मींस जब हम फोर्स लगाते हैं तो वो फोर्स हम उस सिस्टम के ऊपर लगाते हैं और हम सिस्टम की पोजीशन को देखते हैं कि उस फोर्स के अगेंस्ट उसकी पोजीशन के अंदर क्या चेंज आया है, उसकी वेलोसिटी के अंदर क्या चेंज आया है, बजाय इसके कि हम वो सारे के सारे चेंजेस इंडिविजुअल पार्टिकल्स के ऊपर देखें। तो सिस्टम के अंदर ये याद रखना स्टूडेंट्स कि वो सारे के सारे पार्टिकल्स मिलकर एक सिस्टम जनरेट करते हैं, लेकिन हर पार्टिकल के ऊपर फोर्स क्या इफेक्ट डालता है, क्या कितना उनके ऊपर फोर्स उनको किस तरह से प्रभावित करता है, तो वो सारी बातें डिस्कस करना काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। अब मेरे पास अगर मैं बात करूँ, एक सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर 100 पार्टिकल्स हैं, सिस्टम के अंदर खाली 100 पार्टिकल्स हैं और मैंने एक फोर्स लगाया। अब मैं देखना चाहता हूँ कि हर पार्टिकल के ऊपर उस फोर्स का क्या इफेक्ट हुआ। तो स्टूडेंट्स हर पार्टिकल के बारे में जानकारी लेना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। मैं सिर्फ बात करूँगा कि मैंने सिस्टम के ऊपर फोर्स लगाया और सिस्टम के अंदर क्या चेंज हुआ, सो दैट इज सिस्टम। अब बात आती है स्टूडेंट्स इंटरनल फोर्सेस। अभी हमने बात की स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो सिस्टम होता है इट कंसिस्ट्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ इन्फाइनेटली वेरी स्मॉल साइज। हमारे सिस्टम के अंदर लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं और उन पार्टिकल्स का साइज बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, वेरी वेरी स्मॉल। तो वो जो सभी पार्टिकल्स होते हैं वो सिस्टम के अंदर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, मीन्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। तो वो जो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं उन फोर्सेस को हम बोलते हैं इंटरनल फोर्सेस। याद रखना स्टूडेंट्स, जिन पार्टिकल से मिलकर मेरा सिस्टम बना हुआ है वो सभी पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं। फोर्स लगाने के बाद इंटरनली जब वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो जो फोर्स वो एक दूसरे के ऊपर लगाएंगे वो मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा, डायरेक्शन में ऑपोजिट होगा। तो जब वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे उनके मोमेंटम के अंदर चेंज आएगा, तो उन पार्टिकल्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंज आएगा, वो होता है उनका इंटरनल फोर्सेज। उसके बाद एक्सटर्नल फोर्सेज। स्टूडेंट्स बाहर से हम जो फोर्स लगाते हैं सिस्टम के ऊपर वो होता है एक्सटर्नल फोर्स। अभी हमने बात की गैस के एक सिलेंडर की, जो गैस का सिलेंडर है उसके अंदर गैस के इनफाइनाइट पार्टिकल्स हैं, लेकिन जब मैं बाहर से फोर्स लगाऊंगा तो मैं पूरे सिलेंडर के ऊपर फोर्स लगाऊंगा। जब मैं सिलेंडर के ऊपर फोर्स लगा के उसको डिस्प्लेस करता हूँ, इट मीन्स मैंने पूरे सिस्टम को डिस्प्लेस कर दिया। जैसे ही सिलेंडर डिस्प्लेस होगा तो सिलेंडर के साथ साथ वो सारे के सारे गैस के पार्टिकल्स भी डिस्प्लेस हो जाएंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने एक इंडिविजुअल पार्टिकल्स के ऊपर फोर्स लगाने की बजाय मैंने पूरे सिस्टम के ऊपर फोर्स लगाया स्टूडेंट्स। तो उस फोर्स को हम बोलेंगे एक्सटर्नल फोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्सेस कौन से होते हैं, जिन फोर्सेस को हम अप्लाई करते हैं ऑन द सिस्टम। बाहर से सिस्टम के ऊपर जिन फोर्सेस को हम अप्लाई करेंगे हम उन फोर्सेस को बोलेंगे एक्सटर्नल फोर्सेस। स्टूडेंट्स नेक्स्ट इज काइंड्स ऑफ मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी। अभी हमने रिजिड बॉडी के बारे में डिस्कस किया कि एक डेफिनेट शेप और डेफिनेट साइज की जो बॉडी होती है हम उसको बोलेंगे वो एक रिजिड बॉडी है। और अगर हम उस रिजिड बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें तो इस रिजिड बॉडी के किन्हीं भी दो पार्टिकल्स की अगर मैं बीच की डिस्टेंस की बात करूं तो वो डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होगी, उनके बीच की डिस्टेंस सेम रहेगी। कहने का मतलब ये है कि जो एक्सटर्नल फोर्स मैंने उस बॉडी के ऊपर अप्लाई किया है उसके पार्टिकल्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, बॉडी डिफॉर्म नहीं होगी। तो अब बात आती है कि जो रिजिड बॉडी होती है बाहर से हमने उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाया स्टूडेंट्स, तो वो जो एक्सटर्नल फोर्स हमने अप्लाई किया उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से बॉडी का जो मोशन होगा वो किस तरह का होगा। तो मेनली हमारे पास वी हैव 3 टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी। फर्स्ट इज प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, सेकंड इज प्योर रोटेशनल मोशन, थर्ड वन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन। अब बात आती है स्टूडेंट्स कि प्योर ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है। स्टूडेंट्स अभी हम बात करते हैं एक छोटे से एग्जांपल की। लेट अस सपोज कि ये मेरे हाथ में एक बॉक्स है, इस बॉक्स को मैंने ऐसे फ्लोर के ऊपर रखा और मैंने इस बॉक्स के ऊपर फोर्स अप्लाई किया। जब मैं इस बॉक्स के ऊपर फोर्स अप्लाई करूँगा स्टूडेंट्स, जब मैं इसके ऊपर सामने की ओर फोर्स लगाता हूँ तो इसके सारे के सारे पार्टिकल्स सामने की ओर चलेंगे।
इसके सारे पार्टिकल्स इकट्ठे चलेंगे, सभी की वेलोसिटी सेम रहेगी, तो हम कहेंगे इसका जो मोशन है वो ट्रांसलेशनल मोशन है। दूसरा, इसके सभी पार्टिकल्स एक ही स्ट्रेट लाइन में चलेंगे, सभी एक दूसरे के पैरेलल चलेंगे। तो याद रखना स्टूडेंट्स, अगर हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करें, या हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी बॉडी का मोशन ऐसा हो कि उस बॉडी के जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं, जैसे सपोज कीजिए ये कोई बॉडी है, ये इसके इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं, और अगर इस बॉडी के इंडिविजुअल पार्टिकल्स, सभी पार्टिकल्स एक दूसरे के पैरेलल चलें, सभी के सभी पार्टिकल्स अगर एक दूसरे के पैरेलल चलेंगे, तो हम कहेंगे इस बॉडी का जो मोशन है वो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन है, और इन सभी पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी होगी वो भी सेम रहेगी। तो याद रखना कि अगर हमारी बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में चलती है तो उसका जो मोशन होता है वो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन होता है स्टूडेंट्स, और उस बॉडी के जितने भी इंडिविजुअल पार्टिकल्स होते हैं, उस सिस्टम के जितने भी इंडिविजुअल पार्टिकल्स होते हैं, वो सभी एक दूसरे के पैरेलल चलेंगे, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज प्योर रोटेशनल मोशन। स्टूडेंट्स, प्योर रोटेशनल मोशन एक ऐसा मोशन होता है जिसमें कोई भी सिस्टम या कोई भी रिजिड बॉडी एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है। फॉर एग्जांपल, ये मेरी एक फिक्स्ड एक्सिस है, ये एक रिजिड बॉडी है, ये रिजिड बॉडी इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, तो ये जो मोशन है ये प्योर रोटेशनल मोशन है। अब स्टूडेंट्स, बात आती है कि प्योर रोटेशनल मोशन में क्या होता है। देखिए, इस बॉडी का हर एक पार्टिकल, इसके अंदर जितने भी इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं, वो सभी के सभी पार्टिकल्स इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, घूम रहे हैं स्टूडेंट्स। सभी की एंगुलर वेलोसिटी सेम है। एंगुलर वेलोसिटी के बारे में अभी हम आगे डिस्कस भी करेंगे। अब आप एक चीज़ देखिए, अगर मैं इसको बोर्ड के ऊपर ट्रेस करता हूं, ये है वो फिक्स्ड एक्सिस, ये है मेरी रिजिड बॉडी, ये मेरी रिजिड बॉडी के पार्टिकल्स है स्टूडेंट्स। पूरी की पूरी रिजिड बॉडी जब इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगी, इसका मतलब ये होता है कि इसका हर एक पार्टिकल इस एक्सिस के चारों ओर घूम रहा है, जिसका मतलब ये होगा स्टूडेंट्स कि इस बॉडी का हर एक पार्टिकल एक सर्कल बनाएगा। तो इस बॉडी के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सभी के सभी सर्कल बनाएंगे, और उन सभी का जो सेंटर होगा उन सर्कल्स का, वो इस एक्सिस के ऊपर होगा। अब बात होती है डिस्टेंस की। अब यहाँ पे अगर आप देखें, ये पार्टिकल इस एक्सिस के ज़्यादा क्लोज है, ये जो पार्टिकल है वो उस एक्सिस से दूर है, बट सर्कल सभी पार्टिकल्स बनाएंगे। किसी का रेडियस कम होगा, किसी का रेडियस ज़्यादा होगा, सेंटर सभी सर्कल्स का एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर ही होगा। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, ये जो सर्कल होंगे ये एक प्लेन के अंदर होंगे, और वो प्लेन कैसा होगा, वो हमेशा ही एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर होगा। तो ये याद रखना है कि जब भी हम बात करेंगे कि एक रिजिड बॉडी एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट मेरी रोटेट कर रही है, तो उसका जो मोशन होगा वो प्योर रोटेशनल मोशन होगा। उस कंडीशन में क्या होगा कि मेरी रिजिड बॉडी के जितने भी इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं वो सभी के सभी सर्कल्स जनरेट करेंगे। उन सभी सर्कल्स का रेडियस अलग अलग होगा, क्योंकि इस रिजिड बॉडी के पार्टिकल्स की जो डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो अलग अलग है। अगर हम ऐसे देखें तो यहाँ जो पार्टिकल है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के क्लोज है, लेकिन ये वाला जो पार्टिकल है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर है। बट जब पूरी की पूरी बॉडी एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगी तो सभी पार्टिकल्स एक्सिस के अबाउट एक सर्कल बनाएंगे। याद रखना, अलग अलग रेडियस के सर्कल बनाएंगे, लेकिन उन सभी सर्कल्स का जो सेंटर होगा वो एक्सिस के ऊपर होगा, और उन सर्कल्स का जो प्लेन होगा वो हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर रहेगा। ये याद रखना स्टूडेंट्स। लास्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। स्टूडेंट्स, हमारे पास एक मोशन ऐसा भी होता है जब हमारा कॉम्बिनेशन होता है ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन का। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ साइकिल का। मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, साइकिल का जो व्हील होता है स्टूडेंट्स, उसका जो मोशन होता है वो कॉम्बिनेशन होता है ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन का। कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये है साइकिल का एक्सेल, ये एक्सेल है, एक्सेल के ऊपर मेरा टायर घूमता है स्टूडेंट्स।
जब टायर घूमेगा तो एक्सल सीधा चलेगा। आपने साइकिल चलाई है स्टूडेंट्स, आपको पता है जब हम साइकिलिंग करते हैं तो जो एक्सल होता है जिसके ऊपर टायर घूमता है वो हमेशा सीधा चलता है। एक्सल हमेशा सीधा चलता है लेकिन टायर एक्सल के चारों ओर घूमता है। तो ये सिचुएशन आपको अब क्लियर हो चुके हैं स्टूडेंट्स कि ये हमारा टायर है और ये एक्सल है बीच में, ये एक्सल है स्टूडेंट्स, ये टायर है। जब हम साइकिलिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हुए लेट अस सपोज कि ये मेरे पास एक रिजिड बॉडी है टायर, और ये कुछ टाइम के बाद घूमते घूमते यहाँ पहुँच गया स्टूडेंट्स। साइकिलिंग हम कर रहे हैं तो टायर आगे चलेगा, साइकिल आगे चलेगा। तो यहाँ पे आप एक बात ध्यान रखना हमेशा कि जब ये जो हमारा व्हील है, जो हमारा रिम है, रिम का टायर का जो मोशन होगा वो रोटेशनल मोशन है, क्योंकि टायर एक्सल के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। बट एक्सल का जो मोशन है वो ट्रांसलेशनल होगा, जैसे जैसे पहिया घूमेगा वैसे वैसे हमारा एक्सल भी आगे चलेगा। तो आपको साफ दिखाई दे रहा है कि एक्सल हमेशा सीधा चलेगा लेकिन जो टायर है वो एक्सल के चारों ओर रोटेट करेगा। तो ये जो मोशन है ये कॉम्बिनेशन है ट्रांसलेशनल मोशन का भी और रोटेशनल मोशन का भी। एक्सल देखो, मेरा साइकिल एक सिस्टम है स्टूडेंट्स, मेरा जो साइकिल है वो एक सिस्टम है। उस सिस्टम के अंदर मैंने दो चीजें ली, एक एक्सल एक टायर। एक्सल का जो मोशन है वो तो है ट्रांसलेशनल मोशन, एक्सल तो चलेगा सीधा, लेकिन जो टायर है वो एक्सल के चारों ओर घूम रहा है। जो टायर के पार्टिकल्स हैं वो एक्सल के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं डिफरेंट सर्कल्स में। तो टायर का मोशन कैसा हुआ? रोटेशनल मोशन। तो एक्सल का मोशन प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, टायर के पार्टिकल्स का मोशन प्योर रोटेशनल मोशन। तो जब मैं दोनों को कंबाइन करता हूँ, पूरे साइकिल की बात करता हूँ, तो मेरा सिस्टम बन जाता है साइकिल। तो वो एक रिजिड बॉडी है तो उसका मोशन कैसा होगा स्टूडेंट्स? वो एक कॉम्बिनेशन हो जाएगा ट्रांसलेशनल मोशन का एंड रोटेशनल मोशन का। तो ये होता है कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन। स्टूडेंट्स इसे एक बार नोट डाउन कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस स्टार्ट विद सेंटर ऑफ मास। स्टूडेंट्स सेंटर ऑफ मास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको बड़े ध्यान से समझना है कि सेंटर ऑफ मास एक्चुअल में होता क्या है। सेंटर ऑफ मास हमारा बॉडी के ऊपर एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर हम ये सपोज कर लेते हैं कि बॉडी का पूरा मास उसी पॉइंट के ऊपर रखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज स्टूडेंट्स ये एक स्फीयर है। मैं मान लूँ कि इस स्फीयर का पूरा मास इस पॉइंट के ऊपर रखा हुआ है, तो ये होगा इसका सेंटर ऑफ मास। बट एक्चुअल कंसेप्ट ये है कि सेंटर ऑफ मास होता क्या है। स्टूडेंट्स देखिए, अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। हमने क्या किया, मेरे पास एक रिजिड बॉडी है, मैंने उस रिजिड बॉडी के ऊपर, ये स्टूडेंट्स एक रिजिड बॉडी है, एक रिम है, साइकिल का रिम, रिजिड बॉडी। स्टूडेंट्स ये होता है एक्सेल, सभी को पता है स्टूडेंट्स, ये एक्सेल होता है। ये मेरे साइकिल का रिम है, एक रिजिड बॉडी है। मुझे इस रिम को ऊपर उठाना है। उस रिम को ऊपर उठाने के लिए हम क्या करेंगे, हमने 4 स्टूडेंट्स को बुलाया और चारों स्टूडेंट्स ने उस रिम को 4 अलग अलग पॉइंट से फोर्स लगाया। एक स्टूडेंट्स ने यहाँ से फोर्स लगाया ऊपर की ओर, एक स्टूडेंट्स ने यहाँ फोर्स लगाया ऊपर की ओर, एक स्टूडेंट्स ने यहाँ से फोर्स लगाया, एक ने यहाँ से। और हमारी कंडीशन क्या थी कि रिम के ऊपर जितने भी पार्टिकल्स हैं, हमारा रिम जितने भी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जितने भी इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं, मैंने यहाँ सिर्फ 4 पार्टिकल्स की बात की। कंडीशन क्या है कि सभी पार्टिकल्स का मोशन सेम रहना चाहिए, सभी पार्टिकल्स एक साथ ऊपर की ओर जाने चाहिए। अगर स्टूडेंट्स ये एक अकेला स्टूडेंट फोर्स लगाएगा तो आपको पता है, अगर मैं इस चौक की डब्बी के ऊपर यहाँ से फोर्स लगाऊंगा तो ये पार्टिकल्स मूव करेंगे, ये पार्टिकल्स मूव नहीं करेंगे। अगर मैं यहाँ फोर्स लगाऊंगा तो ये पार्टिकल्स मूव करेंगे, ये पार्टिकल्स मूव नहीं करेंगे। तो इसी प्रकार यहाँ पे 4 पॉइंट्स पे
अलग अलग 4 स्टूडेंट्स ने फोर्स लगाया और उन्होंने क्या किया, इकट्ठा फोर्स लगाया और आप देखोगे कि रिम एक साथ ऊपर आएगा, यानी कि रिम के जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सभी एक साथ मूव करेंगे। यहाँ तो हमने फोर्स इंडिविजुअल पार्टिकल्स के ऊपर लगाया था स्टूडेंट्स। अगर मैं उतना ही फोर्स, मान लो इन सभी ने 2-2 न्यूटन का फोर्स लगाया, अगर स्टूडेंट्स में 8 न्यूटन का फोर्स इस एक्सल के ऊपर लगाऊं, मैं उस एक्सल को पकड़ के ऊपर की ओर खींचूं, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, पूरा का पूरा जो व्हील है, पूरा का पूरा जो रिम है वो एक्सल के साथ साथ ऊपर की ओर मूव करेगा। सेम वे में स्टूडेंट्स, जैसे मैंने एक एग्जांपल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, याद रखना, ये स्केल है, स्केल रिजिड बॉडी है, इनफाइनाइट पार्टिकल से मिलकर बनी है। अगर मैं इस कॉर्नर पे फोर्स लगाऊंगा स्टूडेंट्स, तो सिर्फ ये पार्टिकल मूव करेंगे, ये पार्टिकल मूव नहीं करेंगे। अगर मैं इस कॉर्नर पे फोर्स लगाऊंगा तो ये पार्टिकल मूव करेंगे, ये पार्टिकल मूव नहीं करेंगे। बट स्टूडेंट्स, अगर मैं इसके सेंटर में फोर्स लगाऊंगा तो आप सभी को पता है पूरा का पूरा स्केल इकट्ठा चलेगा, पूरे के पूरे स्केल के जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सभी एक साथ अपवर्ड मूव करेंगे, उनकी सभी की जो वेलोसिटी है वो सब की सेम होगी। तो जिस पॉइंट के ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूँ, इसी पॉइंट को मैं कहूँगा स्केल का सेंटर ऑफ मास। अब समझिए सेंटर ऑफ मास होता क्या है। सेंटर ऑफ मास का मतलब एक छोटा सा मीनिंग यही है कि सेंटर ऑफ मास किसी भी रिजिड बॉडी के ऊपर मेरा वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट के ऊपर मैं सपोज करूं कि बॉडी का पूरा मास वहीं पर रखा हुआ है। अगर मैं उस मास के ऊपर उतना ही फोर्स लगाऊं जितना कि मैंने अलग अलग पार्टिकल्स के ऊपर लगाया था, और उस फोर्स के लगाने के बाद बॉडी के मोशन के ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े, तो मैं कहूँगा हमने जो फोर्स लगाया है वो कहाँ लगाया है, सेंटर ऑफ मास पे। स्टूडेंट्स, यहाँ हमने, अगर मैं इस स्केल को चाहता हूँ कि ये इकट्ठा मूव करे, तो ये जो 2 अलग अलग पॉइंट्स हैं, ये 2 अलग अलग पार्टिकल्स हैं, मैं इनके ऊपर इकट्ठा फोर्स लगाऊंगा तो मेरा स्केल ऊपर की ओर जाएगा और इस स्केल के जितने भी पार्टिकल्स हैं सभी की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट होगी। स्टूडेंट्स देखिए, मैं 2 अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, पूरा स्केल मूव कर रहा है, इसके हर पार्टिकल की वेलोसिटी सेम है। बट अब मैं फोर्स 2 जगह ना लगा के अगर एक ही जगह लगाऊं बिल्कुल इसके सेंटर में, तो भी पूरा का पूरा स्केल मूव करेगा, तो भी इसके हर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, सेम। तो अब मैंने फोर्स 2 जगह नहीं लगाया, एक सिंगल पॉइंट के ऊपर लगाया, फोर्स लगाया, पहले फोर्स लगा रहा था अलग अलग पॉइंट पे, बॉडी मूव कर रही थी, अब वही फोर्स लगा रहा हूं मैं एक पॉइंट पे, अब भी पूरी बॉडी मूव कर रही है, तो मैं उस पर्टिकुलर पॉइंट को कहूँगा उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि जो सेंटर ऑफ मास होता है वो किसी भी बॉडी के ऊपर एक ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट होता है जिसके ऊपर हम ये सपोज कर लेते हैं कि पूरी बॉडी का मास ना बस वो उसी पॉइंट के ऊपर रखा हुआ है, और हम पूरी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाने की बजाय अगर हम उस एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर फोर्स लगाएं और बॉडी का मोशन ऐसा ही हो, अनअफेक्टेड रहे, जैसा पहले मोशन था ऐसा ही मोशन रहे, जब हम अलग अलग पॉइंट की बजाय उस एक सिंगल पॉइंट के ऊपर